हेलो गाइस, वेलकम टू द हेवन ऑफ फिजिक्स चैनल। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर एनवायरनमेंट पार्ट 2। पहले वाले पार्ट में हमने ट्रॉफिक लेवल्स, फूड चेन, फूड वेब, व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट इज एनवायरनमेंट, व्हाई शुड वी हैव टू स्टडी द एनवायरनमेंट, वो सब चीजें हमने पढ़ी हुई थी। ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन भी पढ़ा हुआ था, 10% लॉ भी पढ़ा था। वहां तक हमने चीजें डिस्कस की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर ये आगे बढ़िए इस वीडियो के दौरान। तो आज के वीडियो में हम जो है वो बात करने वाले हैं वेस्ट की। ठीक है, वेस्ट का डिस्पोजल बहुत ही जरूरी है। और जहां तक हमारा इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर 1.3 बिलियन पीपल हैं, 130 करोड़ की आबादी है इंडिया की। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा वेस्ट जो है वो हर साल प्रोड्यूस होता है। हर महीने कितने टन्स ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, हाउस होल्ड वेस्ट हो गया, कुछ भी आप बोल लीजिए, बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है। और आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि ये सारा वेस्ट तो अभी एक ट्रेलर भी नहीं है, प्रोमो भी नहीं है ये तो। ठीक है, ये तो मैंने खाली आपको दिखाने के लिए रखा है कि कितने सारे वेस्ट ऐसे हो सकते हैं, प्लास्टिक वगैरह जो भी है। तो वेस्ट जो है वो हमको बहुत सारी चीजों के अंदर नुकसान करते हैं। इट हार्म्स आवर पॉल्यूशन, सॉरी, इट हार्म्स आवर इन्वायरमेंट, इट क्रिएट्स पॉल्यूशन। ओके, इट इज वी कैन से नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है वो भी आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से होता क्या है कि आपने बहुत सारी चीजों में देखा होगा कि वेस्ट जो है वो कहीं पे भी फेंक देते हैं हम। ऐसा हमको करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, आज हम देखेंगे कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। अगर हमने वेस्ट का डिस्पोजल नहीं किया तो क्या क्या अंजाम हमको भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी पड़ती है। इस वजह से एनिमल्स को भी नुकसान होता है। आपने वो एक केस देखा होगा, सोशल मीडिया पे वायरल होता होगा कि गाय ने थैली खा ली, फिर उसके अंदर क्या निकला, क्यों निकला, कुछ भी। ठीक है, प्लास्टिक खा लेते हैं गाय, एनिमल्स, गाय लोग, गायें जो है वो। उसके बाद आपने वो भी देखा होगा कि वेल मछली का वीडियो आया था। ठीक है, वेल वेल फिश का, वेल फिश के अंदर से बहुत सारा प्लास्टिक निकला था और बाहर पड़ी थी समुद्र के किनारे पे। फिर आपने एक वीडियो और देखा होगा शायद कि टोटोइस के नाक के अंदर स्ट्रॉ घुस गई थी और वो सांस नहीं ले पा रहा था। फिर वो तो इंसान कोई था, उसने निकाली होगी शायद। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें नुकसान हो जाती हैं। और हम जो है वो वेस्ट जो है वो फिर समुद्र के अंदर फेंक देते हैं या तो नदियों के अंदर फेंक देते हैं। तो ये बहुत ही बुरी चीज है, हमको यहाँ पे इसको रोकना चाहिए। क्यों रोकना चाहिए आगे हम बात करेंगे, आपको पता चल जाएगा। अब वेस्ट भी दो प्रकार के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब इस पिक्चर के हिसाब से आपको पता चल जाना चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या, कि ये सब जो हम डोमेस्टिक फूड जो निकलता है, जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उसकी सबकी जो पल्प्स होते हैं। ठीक है, लास्ट में जो बचते हैं, बचा कुचा खाना कि कुछ भी जो ऐसी चीजें हैं डोमेस्टिक की जो किचन में से हमको मिलती है, लास्ट में फूड के बाद जो बचता है वो सब कचरा जो, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या, सिंपल सी बात है, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ठीक है, ऐसा चीज, ऐसा वेस्ट जो कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, हम उसको नष्ट नहीं कर सकते, हम उसको जला नहीं सकते। अगर जलाते हैं तो भी वो जो है वो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, यहाँ कुछ एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करेगा जो हमारे लिए इकोनॉमिक नहीं होंगे। बायोडिग्रेडेबल आसानी से जो है हम उसको नष्ट कर सकते हैं, इसके लिए तो उसका नाम है बायोडिग्रेडेबल। मतलब ऐसी चीज जो बायोलॉजिकली ही खुद से बायोलॉजिकली ही डिग्रेड हो जाती है। डिग्रेड मीन्स डिकम्पोज हो जाती है। डिकम्पोजर्स के बारे में आगे हमने टॉपिक लेवल में बात की थी। ठीक है, तो ऐसे ही बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या, बायोलॉजिकली, नेचुरली वो डिग्रेडेबल हो जाएगी, ऐसी चीज को बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या, ऐसी चीज जो नेचुरली बायोडिग्रेडेबल होगी ही नहीं। अगर हम कोशिश करेंगे तो वो यहाँ पोल्यूशन क्रिएट करेगी या तो हार्म क्रिएट करेगी। ठीक है, प्लास्टिक की बोतल आप जलाओ, आपको पता चल जाएगा कि वो बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल। और आप उधर बाजू में खड़े रहो,
आपको कैसी स्मेल आएगी आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल दो चीज है मेन वेस्ट के अंदर। अब इस वजह से ही वेस्ट का मैनेजमेंट, जो मैंने आपको चीजें बताई कि क्या क्या हो सकता है वेस्ट से अगर हमने डिस्पोजेबल सही से नहीं किया, तो वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ही ब्रूटल चीज है जो हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना गुजरान नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। अब वेस्ट का डिस्पोजल के लिए सबसे पहला स्टेप है सेग्रीगेशन। मींस व्हाट? इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वर्ड वी कैन यूज सेपरेशन, इंटेलिजेंटली सेपरेशन ऑफ वेस्ट। ठीक है, खुद का दिमाग यूज करके, खुद की इंटेलिजेंस यूज करके, ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज करके हम वेस्ट को सेपरेट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। ठीक है ना, मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे, मेटल को अलग रख दिया, अलग गार्बेज के अंदर, अलग वेस्ट के अंदर, अलग डिब्बे के अंदर, अलग डस्टबिन के अंदर मेटल को रख दिया। दूसरे डस्टबिन के अंदर पेपर वाला जो है उसको अलग रखा। प्लास्टिक को, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स, ठीक है, प्लास्टिक की थैलियां, वो सब अलग रख दिया। ग्लास की बॉटल्स अलग रखी। ठीक है, ग्लास वाली जो भी बॉटल्स हैं, केचप की बॉटल आती है, ठीक है, वाइन्स की बॉटल आती है, अल्कोहल्स की बॉटल आती है। कभी कभार अपन बोल सकते हैं कि हाउस होल्ड के लिए भी हम बॉटल यूज करते हैं, जैसे कि पिकल बनाने के लिए, तो वो सब बॉटल जो है वो ग्लास के अंदर वाले बिन के अंदर अलग रख दी। फिर ऑर्गेनिक वेस्ट अलग रखा, जैसे कि वेजिटेबल पल्प्स, ठीक है, हाउस होल्ड जो वेस्ट निकलता है किचन वेस्ट, उसको अलग रखा। फिर ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, अगर मोबाइल खराब हो गया, ठीक है, उसको अगर फेंकना है उसको अलग रखा, टैबलेट को, लैपटॉप को, ऐसी चीजें जो भी वायर्स और ये सब वो अलग रखा। अब ये सब चीजें हम क्या कर रहे हैं, ये सब कर क्यों रहे हैं? वाई आर वी सेपरेटिंग? बिकॉज ऑफ द सेपरेशन, बिकॉज ऑफ दिस सेग्रीगेशन we can do the processes which are needed to degrade this waste, or which can be used, or which can be degraded. If they are biodegradable, then we should degrade. If they are not, then we can process and can we use them further in the particular application. इसके लिए हम उसको सेग्रीगेट करते हैं, चुनाव करते हैं, अलग अलग रख देते हैं। मेटल को वापस रीयूज कर सकते हैं किस तरीके से, वो जो है इसके लिए मेटल को अलग कर दिया जाता है, पेपर को अलग कर दिया जाता है, प्लास्टिक को अलग कर दिया जाता है। जिस वजह से जो चीज रीयूज हो सकती है उसको हम रीयूज कर लेते हैं, जो चीज रिसाइकल हो सकती है उसको रिसाइकल कर लेते हैं, नहीं हो सकती वो डायरेक्टली बायोडिग्रेडेबल है तो बायोडिग्रेडेबल कर देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये सबसे पहला स्टेप है। अब आगे आगे हम इसको कम करने के लिए क्या क्या रेमेडीज हम लगा सकते हैं। तो हमने बात की द 3 R। हमने बहुत बार ये शब्द सुने हुए होंगे अपने लोअर स्टैंडर्ड्स के अंदर, या तो आपके बड़े ने बोला होगा। रिड्यूस, व्हाट इज रिड्यूस? हमको पता है कि प्लास्टिक या तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो चीजें हैं, जो वेस्ट है, उसको कम करो। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कम करो, रिड्यूस द वेस्ट, रिड्यूस द यूज। रीयूज, यहाँ तो वापस यूज कर लो। अगर वो ऐसी चीज है जो वापस यूज हो सकती है, if it is come into use, if it has the capability to use again, तो हम उसको रीयूज करें। ठीक है, वो भी एक रेमेडी है। फिर उसको रिसाइकल कर दे। ठीक है, कि अगर कैन है मेरे पास छोटे छोटे, बड़ा कैन है तो बड़े में से छोटा बना दूं। ठीक है, छोटे में से तो बड़ा नहीं बनेगा, लेकिन बड़े में से छोटा बना सकता हूं। ठीक है, रीयूज करना, रिसाइकल करना, रिड्यूस करना, इन तीनों से होता क्या है? दिस इज द पावर ऑफ 3 R। ठीक है, अगर हमने रिड्यूस किया, रीयूज किया और रिसाइकल किया, देन वी विल हैव द हैप्पियर अर्थ। ओके, वी विल हैव द हैप्पियर अर्थ। सो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज आवर यूथ रिस्पॉन्सिबिलिटी to be aware of ourselves, and also to be the create the awareness for themselves, means for the people. Okay, then nowadays the 3 R's are the same, but there are additionally 2 R's. Okay, we have discussed reduce, we have discussed refuse, sorry, कि रिसाइकल हमने डिस्कस किया हुआ था, फिर रीयूज डिस्कस किया हुआ था। रिफ्यूज मतलब क्या? मना कर दिया, रिजेक्ट, चाहिए ही नहीं।
मतलब अगर मेरे पास प्लास्टिक की बैग अगर कोई मुझे देता है तो मैं उसको मना कर दूंगा कि मेरे पास जो है वो कपड़े की थैली है, क्लॉथ वाली थैली है, तो मैं उसको बोलूंगा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो वो क्या रिफ्यूज। ठीक है, अब आरओटी क्या है वो आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, पांचवा जो है वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि पांचवा की ये क्या है चीज। व्हाट इज द फिफ्थ आर? यू कैन सर्च इट ऑन गूगल and you can mail me or DM me what is the ROT, the fifth one. Okay, तो ये सब आर्स जो है वो क्या करते हैं, इट इज द रेमेडीज टू कॉज टू रिड्यूस द टू इंक्रीज द वेस्ट डिस्पोजल। ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये सबसे क्रूशियल टॉपिक है और ये ज्यादातर पूछा ही जाता है, तो इसमें ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो व्हाट इज ओजोन? ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हमने बहुत बार सब सुना हुआ है। जब हम सुबह को वॉकिंग में जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स या हमारे नेबरहुड, ठीक है, या तो हमारे बड़े हमको ऐसा बोलते हैं कि सुबह को वॉकिंग में जाया कीजिए। क्यों जाया कीजिए? बिकॉज द एटमोस्फियर इज द मोस्ट इफेक्टिव वन इन दैट पर्टिकुलर टाइम, मीन्स बिफोर दी 7:30 AM। वाई? बिकॉज तभी हमको बोलते हैं कि ओजोन ज्यादा होती है। हमने सुना हुआ है काफी बार कि उस 4:30 से 7:30 सुबह का जो टाइम है उसके दौरान हमको बोलते हैं कि वॉकिंग पे जाया कीजिए, या बाहर कुछ भी रनिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन बाहर जाइए 5 मिनट के लिए, तो 5 मिनट के लिए भी गार्डन पे जाइए तो भी। वाई? यहाँ तो शाम को इवनिंग वॉक भी करवाते हैं। ठीक है, क्यों? तभी क्यों ओजोन ज्यादा होती है, कभी आपने ध्यान दिया है? ठीक है, वी शुड हैव अ क्वेश्चन इन माइंड, तभी हमको क्वेश्चन अराइज होना चाहिए। ये क्या, क्यों ऐसा होता है कि जब सूरज नहीं है या तो सूरज अभी उगने वाला है उसके पहले हमको वॉक करना चाहिए, तभी क्यों ओजोन ज्यादा होती है? ओके, तो ये क्यों ज्यादा होती है? बिकॉज ऑफ द ओजोन लेयर डिप्लीशन। सूरज की वजह से ही ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, ओजोन लेयर रिड्यूस होती है, थिकनेस उसकी कम होती जा रही है। बहुत बड़ा होल बन गया है एंटार्क्टिका और अलास्का के जहां पे जगह है, ठंडी जगह है, वहां पे उस एरिया के दौरान जब सैटेलाइट इमेजेस ली गई, उसका ग्राफ्स बनाए गए, तो वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने ये देखा कि ओजोन लेयर के अंदर होल बन रहे हैं। ठीक है, ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड, ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लीटेड। क्यों? ठीक है, क्यों? कुछ कारणों की वजह से। और उस कुछ कारणों की वजह से हो क्या रहा है कि वो जो सूरज की किरणें हैं वो अंदर आ जा रही हैं। अब उम्मीद है आपको समझ में आता होगी कि हमको क्यों बोलते हैं कि जब सूरज नहीं है तो आप जाइए बाहर। क्यों जाइए? सूरज होते हैं तभी भी जाना चाहिए, विटामिन डी मिलता है, लेकिन सूरज नहीं है तभी ओजोन का मजा लेने क्यों जाइए? क्योंकि ओजोन अब डिप्लीट होती जा रही है। तो अगर सूरज के टाइम पे जाओगे तो वो तो सूरज डायरेक्ट यूवी रेज आएगी। ठीक है, डायरेक्ट यूवी रेज आ जाएंगी, क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है धीरे धीरे, वो होल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब सूरज नहीं है तो तब तक हम उसका मजा उठा सकते हैं। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है? ठीक है, ओजोन लेयर इज व्हाट? इट इज द थिन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, अर्थ का जो स्ट्रेटोस्फियर है उसके अंदर थिन लेयर है O3 वाली। उस O3 वाली थिन लेयर को जो स्ट्रेटोस्फियर के अंदर है उसको बोलते हैं ओजोन लेयर। एंड यू माइट हैव सीन द वर्ड ओ। ठीक है, ओजोन। ओ मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन। जोन है तो मतलब क्या? ऑक्सीजन वाला जोन है, उसकी लेयर है। बात समझ में आ रही है? कभी भी ऐसा वर्ड है जो समझ में नहीं आता उसको अलग कीजिए। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा ओजोन। तो ये क्या है? O3। उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? O3। इट इज नॉट O2, O3 है। अब आप बोलोगे कि सर ये ओजोन लेयर करती क्या है? व्हाट डज इट डू? इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशन, जो ज्यादातर स्पेस के द्वारा, सन के द्वारा आती है। वैसे तो स्पेस के अंदर बहुत सारी रेडिएशंस हैं जो हमको आइंदा उम्मीद मतलब जो रेगुलर चीजों के अंदर नेकेड आई से हमको दिखती नहीं है, लेकिन यूवी रेडिएशंस आती हैं। और सूरज की तो हमको पता ही है। तो सूरज की यूवी रेडिएशन को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अगर ज्यादा यूवी रेडिएशंस आ गई
तो आप सोच सकते हैं, अगर आप बोलेंगे कि सर तो फिर यूवी रेडिएशन क्या हमको नहीं लेनी चाहिए, यूवी रेडिएशन इतनी हार्मफुल है क्या, क्यों हार्मफुल है? वैसे तो आप बोल रहे हो कि विटामिन डी आता है, लेकिन ये जब यूवी रेडिएशन जो है सूरज से जो आती है, सन से जो आती है, वो कुछ मात्रा तक सही है हमारे लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए। अगर ज्यादा हो गई तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, देन इट विल बी अ डिजास्टर। क्या हो सकता है? इट कैन कॉज अ स्किन कैंसर। ओके, कैंसर जो है हम बहुत बार सुनते हैं कि बड़ी बीमारी है, तो स्किन कैंसर भी हो सकता है। दूसरा, कैटरेक्ट भी हो सकता है। कैटरेक्ट मीन्स मोतियार बिंद, ठीक है, मोतिया हो जाता है जो आंख के आगे जो है वो पूरा काला काला हो जाता है, सॉरी सफेद हो जाता है, काला वाला सफेद हो जाता है, तो हमको दिखना बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं कैटरेक्ट। तो उसका फिर ऑपरेशन करवाना पड़ता है। दूसरी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती है, स्किन बर्न हो जाता है, ठीक है, स्किन टेन हो जाती है, वो तो नॉर्मल चीज है, हमको पता है। दूसरी बात कि वो प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज कर लेता है प्लांट्स की। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं सूरज के द्वारा, लेकिन कुछ भी चीज अगर लिमिट के बाहर चली जाए तो वो चीजें काम नहीं करती। मान लीजिए आप पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, एक हद तक सही है। अगर आपकी कैपेसिटी एक पिज्जा खाने की थी और आपने 5 खा लिए ठीक है, जो प्रैक्टिकल चीज नहीं है, लेकिन फिर क्या होगा अगर आके खा लिए तो आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। सीधी बात है ना, मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा, समझ रहे हैं आप? अगर लिमिट के बाहर कोई चीज होगी तो वो नुकसान करती है। हमारे लिए विटामिन डी वाली रेडिएशन सही है, सूरज की रेडिएशन, अगर लिमिट के बाहर हो गई तो ये सब चीजें होती हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या करती है, इट विल अफेक्ट आवर इम्यूनिटी सिस्टम मैंने अभी अभी बोला कि विटामिन डी मिलता है, विटामिन मिलेंगे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाएगा, लेकिन ज्यादा हो गई इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो कोई भी चीज लिमिट के अंदर ही सही होती है, ज्यादा हो जाती है इफ इट बिकम्स अनस्टेबल देन इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम्स। ओके, अब आप बोलोगे कि सर हाउ दिस ओजोन लेयर इज फॉर्म, ये ओजोन लेयर बनी कहां से, सबसे बड़ा सवाल है। प्रोटेक्ट कर रही है, अच्छा प्रोटेक्ट कर रही है, अच्छी बात है, पर ये ओजोन लेयर बनी कैसे, ठीक है, क्यों बनती है, कैसे बनती है? अब हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर के ऊपर का जो ये स्ट्रेटोस्फियर वाला पार्ट है, वहां पे ज्यादातर एयर 80% एयर जो है ये इसी एरिया के अंदर होती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर और स्ट्रेटोस्फियर वाले मिड पॉइंट पे लेयर जो है थिन लेयर, उस थिन लेयर को ही हम ओजोन बोलते हैं। तो ये करती क्या है, ये इतनी थिन लेयर जो है क्या करती है, जब यूवी रेडिएशन पड़ती है, ठीक है, जब ये यूवी रेडिएशन पड़ेगी उसके ऊपर, तो ये पूरा जोन, आपको पता है कि एयर क्या होती है, इट इज द मेनली कंसिस्टेंस ऑफ कंसिक्वेंस आर व्हाट, ओजोन सॉरी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, यही दो चीजें हैं, ठीक है, मेनली 79% क्या है, नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। तो ज्यादातर यही है, बाकी सब थोड़े थोड़े मात्रा में आर्गोन नियोन हीलियम जो भी है। तो ये ऑक्सीजन वाला जोन है। मान लीजिए ये जो एयर वाला, जहां पे एयर ज्यादा, मतलब क्या होगा, ये जो स्ट्रेटोस्फीयर एटमोस्फेयर वाली जो लेयर है, उतने जोन के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होता है। तो जब ये यूवी रेडिएशन पड़ेगी तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने होते हैं, दो साथ में होते हैं पहले से ही बॉन्ड बना के, हमको पता है ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, O2 जिसको हम बोलते हैं बस आदि भाषा में, या तो डाई ऑक्सीजन हम बोलते हैं। तो ये ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, अगर जैसे यूवी रेडिएशन पड़ेगी तो ये ऑक्सीजन जो है वो अलग हो जाएंगे, ऑक्सीजन का एक एटम दूसरे एटम से अलग हो जाएगा, बॉन्ड में जो साथ में था मॉलिक्यूल बन के बैठा था दो, ठीक है ना। तो यूवी रेडिएशन जैसे पड़ेगी, उस यूवी रेडिएशन की असर देखिए कितनी अच्छी तरीके से काम करती है, एक तरीके से अच्छा काम भी करती है और एक तरीके से बुरा काम भी ठीक है ना। तो यूवी लाइट जैसे ही पड़ेगी, दो अलग हो गए, स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है, जो दो दो वाले जो पार्टनर्स थे, ठीक है, जो कपल था ऑक्सीजन का एटम्स का, वो कपल्स धीरे धीरे छूटने लगेंगे, यू रेडिएशन पड़ेगी तो। अब ये छूटे हुए कपल्स क्या करेंगे, दूसरे दूसरे एक एटम के साथ वो बॉन्ड बना लेंगे, मतलब वो O2 वाले जो एक अकेला ऑक्सीजन है, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, बहुत सारे O2s है, ठीक है, लेयर के अंदर बहुत सारे O2 है, O2 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 बड़े पड़े एयर के अंदर।
अब यूवी रेडिएशन एक पे टकराई तो वो दो एटम्स अलग हो गए, ठीक है। अब तब तक क्या हो रहा है, दूसरे पर टकराई नहीं है, बात समझिएगा आप। हकीकत में ऐसी प्रोसेस नहीं होती, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इट इज रैपिड प्रोसेस, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि जब एक एटम पे टकरा के एटम अलग हुआ तो वो जो एटम है वो रैंडम हो जाएगा। अब वो फास्ट फास्ट घूमेगा उसी लेयर के अंदर, तो करेगा क्या, वो इनएक्टिवली वो जो ओरिजिनल O2 बना हुआ है, तो वो जो अकेला एटम था जो स्प्लिट हो गया था, वो स्प्लिट वाला एटम ये नया बॉन्ड बना लेगा, और ये नया बॉन्ड बना के क्या हो जाएगा, O2 साथ दूसरा O आ जाएगा, O अकेला वाला एटम, और बना देगा O3। समझ में आ रहा है, O3 बन जाएगा। और उसी O3 को ही जो तीन एटम्स साथ में अरेंज हो गए नेचुरली, उसको ही हम बोलते हैं ओजोन, मींस द जोन ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए या तो कमेंट कीजिए, तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं कि जब यूवी लाइट पड़ती है तो स्प्लिट हो जाते हैं एटम्स, ठीक है। तो बाकी जो स्प्लिट नहीं हुए हैं, तो वो एटम जो है उसके साथ इनएक्टिवली बॉन्ड बना लेगा, तो वो बॉन्ड बन के हो जाएंगे तीन एटम्स, ठीक है। दो तो पहले से थे, तीसरा बन जाएगा, तो वो बन जाता है O3, उसी को हम ओजोन बोलते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे कि सर क्या डिप्लीट करता है, क्या डिप्लीट करता है ओजोन को, कौन नुकसान करता है ओजोन को, हमारे चीजें क्या, कौन किसने होल कर दिया ओजोन के अंदर। आपने बोला कि यूवी लाइट से ओजोन बन रही है, अगर होल हो जा रहे हैं तो यूवी लाइट डायरेक्ट अंदर आ जा रही है, तो ये होल हो क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ दी CFC, ठीक है। ये CFC इज व्हाट, सी, ठीक है, F और C, ठीक है, CFC। अब ये CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब उसके अंदर फ्लोरीन है और कार्बन है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनता कैसे है, ठीक है, ये गैस है, ये तीन चीजों से बनता है, ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन। कहां से आता है, ये कहां पे यूज होता है, इतना बढ़ रहा है कि वो ओजोन को ही तहस नहस कर दे रहा है। कैसे बढ़ रहा है, बिकॉज इन प्रीवियस डेज, इन प्रीवियस डेकेड्स, वी वर नॉट दैट अवेयर कि ये CFC से इतना सब हो सकता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, हमने सैटेलाइट ऊपर भेजी, वो सैटेलाइट इमेजिंग से अब तो पता चला कि ये ओजोन के अंदर डिपिक्शन हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है, फिर उसके बाद साइंटिस्टों ने रिसर्च की, फिर पता चला कि हम जो रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, एसीज के अंदर, घरों के अंदर कई कबार वहां पे गैसेस निकलते हैं। गैसेस कौन से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाले, ठीक है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाले जो गैसेस निकलते हैं रेफ्रिजरेटर और ज्यादातर एसीज में से, तो ये ही जो है वो डिप्लीट कर रहे हैं ओजोन को, भारी मात्रा में काम इन्हीं का ही है, सोचिए। तो तभी से वैज्ञानिकों को पता चला, साइंटिस्टों को पता चला कि ये CFC को अब तो भाई साहब बंद करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो परंपराएं चलती हुई आ रही थी, जो हिस्ट्री चलती हुई आ रही थी, अब उसको कर दिया बंद, ठीक है। उन्होंने बोला कि इसको बंद कर देते, अब कुछ नई इन्वेंशन करते हैं, CFC की जगह पे और कुछ चला लेते हैं भाई, समझ रहे हैं। तो CFC को कर दिया बैंड, ठीक है। और CFC को जैसे ही बैंड किया, किसने किया, उस प्रोटोकॉल का नाम था मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। उस मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर, ठीक है, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, उस मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल के तहत वो ओजोन से जो उसका नुकसान हो रहा था, इसके लिए CFC को बैन कर दिया गया। फिर उसके बाद नए नए रेफ्रिजरेंट्स या तो नई नई चीजें जो है वो अपनाई गई। इस वजह से अब जो है ओजोन वापस भरने लगी है, वो भी हमारे लिए खुशी की बात है, that our efforts are making the results, ठीक है ना। कोशिश हमने की थी, तो ये एफर्ट्स जो है वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो चिंता की अब बात नहीं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए यहां तक ही रखें, और एक बात कि ये चैप्टर यहीं पे ही पूरा होता है, ठीक है, ये चैप्टर यहीं पे पूरा होता है, और आगे के वीडियो में नया चैप्टर उठाएंगे, और कौन सा नया चैप्टर होगा आपको आने वाले वीडियो में पता चल ही जाएगा। अब थोड़ा इसको समराइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या किया, ठीक है ना। पहले देखा कि वेस्ट क्यों है, क्या है,
कौन से टाइप्स ऑफ वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल मतलब जो बायोलॉजिकली डिग्रेड हो जाते हो, जो डिकम्पोज हो जाते हो, जो नष्ट किए जा सकते हैं, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वो नहीं किए जाएंगे, दे विल क्रिएट पॉल्यूशन। फिर वेस्ट को मैनेजमेंट करना इस वजह से जरूरी है। कैसे करते हैं? सबसे पहला स्टेप सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, अलग अलग चीजों में बांट दीजिए इंटेलिजेंटली। उसके बाद द 3 Rs, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ये तो कहीं पे भी रामबाण इलाज है, पावर ऑफ 3 Rs। ठीक है, उसके बाद हमने देखा 5 Rs, नया आर जो आया, 2 नए आ रहा है, उसमें से एक आर रिफ्यूज वाला मैंने आपको बताया। ROT क्या है, उसका फुल फॉर्म देख के आप मुझे बताइए कमेंट में। उसके बाद ओजोन लेयर का डिप्लीशन देखा, क्यों होता है, कैसे होता है, ओजोन बनती कैसे है, उसकी रेमेडीज क्या है, कैसे उसको कम किया गया, और उसके एफर्ट्स क्या क्या हम कर रहे हैं। तो मैं आपको एक सजेशन, या तो बड़े भाई होने के नाते आपको एक सजेशन देता हूँ कि उम्मीद है इसके वीडियो के बाद आप ओजोन लेयर का मजा उठाने वॉकिंग पे जरूर जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो तक राह देखिए, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।